यह जो हमारे होम एग्जाम की क्लास होती हैं, क्लास 9th 11 इनके मंथली जो टेस्ट होते हैं उनमें एक मासिक परीक्षाएं निर्धारित होती हैं और वो ऑब्जेक्टिव टाइप की हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की मासिक परीक्षा जो होगी उसमें हमने ये लेसन नंबर 6 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं, इनको हल कर रहे हैं हम। किसी बुक के चैप्टर से ही उठाए हैं, एनसीईआरटी में तो ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव बच्चे की मेमोरी, याददाश्त और उसकी तर्क संगत उस टाइम में वो कैसे करके जवाब देता है उस पर निर्भर करता है, कितना उसे याद रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, घर्षण बल है। तो घर्षण बल जो होता है इसके ऑप्शन दिए हैं, संरक्षी बल, आभासी बल, असंरक्षी बल और गुरुत्वीय बल। तो घर्षण बल में जो एनर्जी लॉस हो गई वापस नहीं आती, इसलिए ये असंरक्षी बल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा असंरक्षी बल। घर्षण बल और शयान बल ये असंरक्षी बल होते हैं। आंसर नंबर 2, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहते हैं। संघट्ट दो प्रकार के हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी और संवेग दोनों कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो इसमें मैं यहां लिख दे रहा हूं आंसर नंबर 2, गतिज ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। साथ ही हम इसका उदाहरण भी बता दें, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट का गैस के अणुओं का टकराना और बिलियर्ड्स बॉल का भी टकराना, वो भी इसी में ही आएगा। तीसरा, के बल नियतांक की स्प्रिंग को दो भागों में काटा गया है। इसमें लिखा है 2 भागों में काटा गया है और इस प्रकार काटा गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग से 3 गुनी है। एक भाग की जो लेंथ है वो दूसरे भाग से 3 गुनी है। एक की लेंथ अगर हम L लेंगे तो दूसरे की 3L हो जाएगी। आंसर नंबर 3, कोई स्प्रिंग है, ये, और इसको 2 भागों में काट दिया गया। एक भाग की लेंथ क्या है, L, दूसरे भाग की जो लेंथ है वो कितनी है, 3L। इस प्रकार काटा गया। तो जो 3 गुना वाला भाग है, लंबा भाग, उसका बल नियतांक पूछा है और पूरे स्प्रिंग का बल नियतांक क्या था, K। स्प्रिंग के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, यहां से काट दिया, लेंथ L और 3L। तो पूरे स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है, K। तो इसका अलग अलग, इसका K1, इसका K2, 2 पार्ट हो गए। तो बड़े वाले पार्ट का पूछा है बल नियतांक K2 बताओ। तो हुक के नियम से होता है F इक्वल टू KX, X की जगह मैंने L लिखा, इसका प्रयोग कर रहे हैं। पूरे स्प्रिंग का बल नियतांक K इंटू पूरे की जो लेंथ लिखेंगे L प्लस 3L, तो L की जगह आएगा यहाँ 4L इक्वल टू लंबे वाले पार्ट का बल नियतांक क्या है, K2
इंटू इसकी लेंथ क्या है 3L। पूरे स्प्रिंग का वलयतांक K मल्टीप्लाई पूरी लेंथ 4L इक्वल टू बड़े भाग का वलयतांक K2 और इसकी लेंथ 3L। L से L कट जाएगा, ये निकालना है। तो 3K2 ये मैंने इधर लिखा 4K, K2 बराबर 4K अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 4K अपॉन 3, 3K अपॉन 4, 3K और 4K। तो सही हमारा होगा 4K अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम उन दोनों क्वांटिटी का रिलेशन देखते हैं जिन पर सवाल बना है। तो एक तो यहाँ आ रहा है संवेग और एक आ रही है काइनेटिक एनर्जी। तो संवेग और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है K इक्वल टू p² अपॉन 2m। ये भी बताएं कि कैसे होता है। तो यहां देखें K होता है हाफ mv²। इसमें मैंने m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया, m की मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा m²। तो m² v² अपॉन 2m। mv होता है संवेग p बराबर mv, तो यहां आ जाएगा p² अपॉन 2m। खैर, किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया, p कितना किया है 2 गुना, तो k कितने गुना हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम को देखने के लिए मैं इसको एरर के फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूं। इसका एरर हो जाएगा डेल्टा k अपॉन k इक्वल टू, इसका हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। द्रव्यमान को यहाँ अचर कांस्टेंट माना जाएगा। तो 2 इंटू संवेग को कितने गुना किया है 2 गुना, तो यहाँ पूरे की जगह हमने क्या लिखा 2, 2 दूनी 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ऐसे देख लें, ऐसे ना देखें तो यहीं पे देखें, यहाँ P की जगह मैं अगर 2 लिख दूँ 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो 4 गुना हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी कर सकते थे, P की जगह पर हम क्या रख देते 2P। जब P की जगह 2P रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो K को हम लिखेंगे K डैश इक्वल टू P की जगह पर 2P का स्क्वायर अपॉन में 2m। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, p² अपॉन 2m। और जो p² अपॉन 2m है, ये है, इसकी जगह हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं K। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि नई काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की 4 गुनी हो जाएगी। ये ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन दिए हैं 2 गुनी, आधी, 4 गुनी, चौथाई, तो 4 गुनी ऑप्शन ठीक होगा। आंसर नंबर 5, एक ट्रक और एक कार की गतिज ऊर्जाएं समान है। तो जो दिया है हमने लिखा K1 इक्वल टू K2, ये दिया है। यदि ट्रक का भार कार के भार का
16 गुना हो। इधर जो वैल्यू है वो मैंने ट्रक की मान ली और ये कार की। तो ट्रक का द्रव्यमान 16 गुना है कार के, तो हम कार का द्रव्यमान मान रहे हैं m। हल्की वस्तु का द्रव्यमान m लिख लो, तो भारी वस्तु 16 गुना हो जाएगी, ट्रक 16 गुना हो जाएगा। ये ट्रक का द्रव्यमान हो गया 16m। फिर से गतिज ऊर्जाएं समान है, मैंने ये लिख दिया। उन ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना है, तो कार का हमने पहले लिखा m, तो ट्रक का हो गया 16m। ये भी सही है। पूछा है ट्रक और कार के संवेगों का अनुपात बताओ, इनके संवेगों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा रिलेशन लगाएंगे जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों आते हो। तो हमने कुछ देर पहले लिखा था k = p²/2m। ये है संवेग और ये है गतिज ऊर्जा, ये आपस में रिलेशन है। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर दी है, तो मैं क्या करूंगा, जो दिया है वही लेके चल रहा हूं मैं, k1 = k2। ये दे रखा है, दिया है तो उससे कुछ तो हेल्प होगी, उसका यूज कर रहे हैं हम। अब हमने एक बार ये फॉर्मूला इधर लिखा तो आया p²/2m, इसमें 1 लगा दिया। एक बार इसे यहां लिखा p²/2m, इसमें 2 लगा दिया। ये ट्रक के लिए स्टेप है, ये कार के लिए। 2 से 2 कट जाएगा। पूछा है संवेगों का अनुपात, अर्थात इसमें पूछा है p1/p2 का मान। तो p1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा नीचे और ये जाएगा उधर ऊपर। p1² p2² इक्वल टू m1 कहाँ पहुंचा, ऊपर, अपॉन m2। तो p1/p2, इनका जो स्क्वायर हटेगा इस पर आ जाएगा √। फिर से गतिज ऊर्जाएं बराबर दी थी, हमने लिख लिया। k के जगह पे ये फॉर्मूला लिखा, इस k की जगह पर भी ये लिखा, इसमें 1 लगाया, इसमें 2। 2 से 2 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई से m1 इधर पहुंचा, p2² अपॉन में आ गया। ये स्क्वायर हटा तो इस पर क्या आ गया, √। अब हम इसमें एक रिलेशन लगाएंगे, m1 की जगह 16m, ट्रक भारी है 16 गुना है, कार का द्रव्यमान m से m कटेगा, 16 का वर्गमूल 4/1, तो p1/p2 ये आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है p1/p2 = 4:1। आंसर नंबर 6, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। सिंपल है, दुकानदार की दुकान पर हमने देखा है आधा किलो के वाट पर 500 लिखे होते हैं, तो किलो में कितने होंगे, 1000। तो यहाँ ये वाट वो वाट नहीं है, वाट शक्ति का मात्रक है, लेकिन किलो का मतलब 1000 ही है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। आंसर नंबर 7, पूर्ण अप्रत्याश संघट्ट में होते हैं।
इसके विभिन्न ऑप्शन हैं कि संवेग नियत रहेगा, कि ऊर्जा नियत रहेगी, दोनों नियत रहेंगे। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल संवेग संरक्षित रहता है, केवल संवेग नियत रहता है। और अप्रत्यास्थ संघट्ट का एग्जाम्पल होता है हमारा गेंद से बल्ले का टकराना, कांच के कंचे का फर्श से टकराना, ये सब इसमें आते हैं। तो इस संघट्ट में क्या नियत रहेगा? केवल संवेग नियत रहता है। आंसर नंबर 8। किसी पिंड को 2 सेकंड में, तुरंत मान नोट करो, 2 सेकंड टाइम हो गया, 2 सेकंड 40 जूल कार्य करना होता है। 40 जूल कार्य W, उसकी शक्ति होगी, शक्ति पावर P। न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला हमारा जो उपाय है, जो हमें सीखना है, वैल्यू नोट करनी है। फिर देखेंगे इसमें फॉर्मूला क्या लगना चाहिए। तो फॉर्मूला लगेगा P = W/T। W कितना है? 40 अपॉन T कितना है? 2। W की वैल्यू 40, T की वैल्यू 2, और 2 से 40 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 0 साथ में ये लग जाएगा। तो P की वैल्यू आएगी 20 वाट। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। ये आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 9। दो 200 ग्राम की गेंद 10 मीटर पर सेकंड, तो 200 ग्राम गेंद का द्रव्यमान है, m से लिखेंगे। m = 200 ग्राम। 10 मीटर पर सेकंड के वेग को किससे? v से। गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी K निकालनी है। ये वैल्यू 200 है, ये 10 है, K निकालना है। तो इस लेसन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, K = 1/2 mv²। K = 1/2 m × v²। 1/2 m कितना है? 200, लेकिन ग्राम है और कैलकुलेशन हम करते हैं MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम में हो, सेकंड में हो। तो इसे किलोग्राम में रखेंगे तो m की वैल्यू रखेंगे 200 अपॉन 1000, v 10 का स्क्वायर। 1/2 m का मान 200, 1000 से भाग करके बदल दिया किलोग्राम में, v का मान 10। हल करने चले, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएंगे 100, 2 एकम 2, एक बार, 2 0 से 2 0 कट गए, 10 की 1 से गुणा होगी, 10 एकम 10, ऊपर 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। इससे से काटेंगे, 0 से 0 कटेगा तो क्या आएगा? 10। तो इस गेंद की जो एनर्जी होगी वो 10 जूल होगी।
इसमें जो ऑप्शन हमारा आएगा सही वो 10 जूल है। ऑप्शन है 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल और 20 जूल। तो 10 जूल का ऑप्शन ठीक है। जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का होता है। आंसर नंबर 10। 40 किलोग्राम का द्रव्यमान m इक्वल टू 40 किलोग्राम 10 मीटर की ऊंचाई तक, ऊंचाई 40 किलोग्राम को जैसे छत पे कोई वजन ले जा रहा है तो कितनी ऊंचाई पर ले गया, 10 मीटर। h बराबर उठाने में किया गया कार्य, कार्य का अर्थ है W। तो किसी बॉडी को ऊपर उठाने में किया गया कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उसका फॉर्मूला होगा W इक्वल टू mgh। और अगर हम साइन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि वहां निगेटिव कार्य होगा। हम बॉडी को विस्थापित कर रहे हैं ऊपर को, लेकिन ग्रेविटी खींच रही है नीचे को। माइनस m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 10। पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 10 से 10 कट गए। अब हमारे पास बचता है 40 और 98, इनकी मल्टीप्लाई। तो पहले 0 लग जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3 हासिल हुए, 4 ने 36 और 3 39 जूल। ये आंसर होगा। इस प्रकार इसका जो आंसर आया वो माइनस का 39,920 जूल आया। आंसर नंबर 11, इसमें लिखा है 1 किलोवाट घंटा में ऊर्जा, 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो एनर्जी का बड़ा मात्रक है। हमारे घरों में बिजली का मीटर लगा होता है, उसमें यूनिट चलते हैं, तो 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसके नाम से ही क्लियर है। 1 किलोवाट का कोई उपकरण, जैसे कोई फ्रिज हो, कोई मोटर हो जो 1 किलोवाट पावर की हो, उसे हम 1 घंटे तक अगर चला दें तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी, और वो 1 यूनिट बिजली ही क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी। तो इसमें ये पूछा है कि कितने जूल होते हैं, तो देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलो में होते हैं 1000, तो मैंने लिखा 10⁻³ वाट। वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, W/T। आवर, घंटे में मिनट होते हैं 60 और मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो किलो को मैंने लिखा 1000 या 10⁻³ वाट को लिखा जूल पर सेकंड, आवर को लिखा 60 गुणा 60, 60 मिनट, फिर मिनट में 60 सेकंड। 6 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 छक 36 इंटू 10⁻³ और 2 0 5। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3.6। यहाँ पॉइंट लगाने पर एक इसमें से 10 की पावर निकलेगी और 5 और 1 6 हो जाएगी। ये सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या बचेगा, जूल। तो 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है, अर्थात 1 यूनिट बिजली इतने जूल के बराबर होती है। आंसर नंबर 12,
पुल पर चढ़ते समय कार्य होगा। कार्य के जो टाइप हैं वो तीन हैं, पॉजिटिव कार्य, नेगेटिव कार्य और जीरो शून्य कार्य। तो पुल पर चढ़ते समय कौन सा होगा? पुल पर चढ़ते समय हम चढ़ेंगे तो वहां ग्रेविटी के अपोजिट कार्य करेंगे, ग्रेविटी लगेगी नीचे को और हम चढ़ रहे हैं ऊपर को। उस केस में कार्य नेगेटिव होगा, तो W जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। आंसर नंबर 13, पहाड़ से उतरते समय कार्य कैसा होगा? किस प्रकृति का होगा? पहाड़ से उतर रहे होंगे नीचे को, तो हमारा जो भार है उसका जो कंपोनेंट है नीचे को लगेगा और हम उतर भी नीचे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को हो रहा है, इसलिए वहां जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। आंसर नंबर 14, कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर अपने सिर पर बॉक्स लेकर जा रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। इसको देखिए, कोई कुली है, उसके सिर पर कोई भार रखा है, वेट ये पकड़े हुए है, तो वेट किधर को लगेगा? नीचे को mg, कुली किधर को चल रहा है? आगे को s, तो mg किसका वर्क करेगा? f का। तो यहाँ f और s दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो थीटा कितना है? 90। वर्क होता है एफ एस कोस थीटा, एफ की जगह एम जी, एस और कोस थीटा की जगह 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क हो गया 0। तो कुली से हम कहें कि वर्क 0 हुआ, मानेगा नहीं, कार्य कर रहा है। लेकिन हमारी साइंस कहती है कि अगर हम प्लेन सड़क पर चलते हो तो सिर पर वजन कितना भी रखा हो, उस समय हमारे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ऐसी अगर इनमें बात करें साइन की, कि नेगेटिव चिन्ह कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, तो यहां भी एफ एस कॉस, इस कंडीशन में एफ और एस दोनों अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट हो जाएंगे तो कितना लेंगे हम? 180, अगर बिल्कुल अपोजिट है एफ एस। जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल जा रही है ऊपर को, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे को, तो यहां 180 आएगा। cos 180 की वैल्यू -1। लेकिन अगर कहीं पुल पर चढ़ रहे हो, ये है, हम चढ़ रहे हैं किधर को? ऊपर को, ये तो ऐसा हो गया ऊपर को, वेट किधर लगता होगा? भार लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे को, लेकिन इस वेट का जो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो इधर आ जाएगा mg sin थीटा, इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा। ये तो mg sin थीटा कंपोनेंट हमारे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, उस वजह से यहां पर cos 180 की वैल्यू -1, तो ये कार्य आएगा नेगेटिव। ऐसे ही है इसमें पहाड़ से उतरते समय, ये उतरते समय कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर डायग्राम से समझना चाहें तो इसमें कैसा होगा? नेगेटिव। ये समझा ही दिया कुली वाला, इसको डायग्राम से समझ लें 13 को। आंसर नंबर 13, ये पहाड़ है, इससे कोई उतर रहा है,
उतर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर को आएगा, नीचे को। उसका जो वेट होगा वो वर्टिकली किधर लगेगा, नीचे को। रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। पहाड़ का झुकाव अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि पहाड़ पर अगर कोई फिसल कर लुढ़क जाए तो वो नीचे को जब आएगा, गिरेगा, तो कितना फोर्स उसको खींच रहा होगा। उसे देखने के लिए mg के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, क्षैतिज और वर्टिकल। तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos और इधर आएगा mg sin। तो स्पष्ट है कि ये कंपोनेंट और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए यहां जो कार्य होगा Fs cos 0 लगेगा, cos थीटा cos 0 लगेगा। cos 0 की वैल्यू 1 Fs, तो W की वैल्यू प्लस Fs, इसलिए कार्य पॉजिटिव होता है। आंसर नंबर 15। कोई बच्चा एक गेंद रस्सी में बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, ये रस्सी है, ये बॉल है, ये बॉल है, और इसको क्षैतिज वृत्त इस तरीके से घुमाएंगे तो क्षैतिज वृत्त कहलाएगा। इसको इस तरीके से घुमा रहा है, तो जितना तेज घुमाते हैं रस्सी में खिंचाव, तनाव उतना ही ज्यादा लगेगा। तनाव की डायरेक्शन होगी केंद्र की ओर, और ये तनाव अभिकेंद्र बल से मिलेगा। तो यहां एक प्रकार का फोर्स हो गया T = F। बॉल की जो मोशन कंडीशन होगी वो ये होगी स्पर्श रेखा की दिशा में, विस्थापन भी होगा स्पर्श रेखा की दिशा में। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त, सर्किल की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां जो विस्थापन है वो स्पर्श रेखा की दिशा में है, जो बल है वो केंद्र की तरफ है। तो केंद्र की तरफ और ये स्पर्श रेखा की तरफ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए थीटा कितना आएगा, 90। इसलिए कार्य जब लिखेंगे तो Fs cos 90 की वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में भी अगर हम कुछ बॉल घुमा रहे हैं, कुछ पत्थर घुमा रहे हैं रस्सी में बांधकर, तब भी कार्य शून्य होगा, कोई कार्य करना नहीं होगा। तो आज का काम इतना ही, नेक्स्ट कार्य हम फिर करेंगे। धन्यवाद।